हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, पर्यावरण अध्ययन की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे पर्यावरण अध्ययन के टॉप 30 क्वेश्चन। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस क्वेश्चन है, यानी कि सीटेट 2019 के एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखना। जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हो कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन मिसाइल। लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई करना है, चाहे वो पेपर 1 हो आपका, पेपर 2 हो, तो अभी कभी एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी सीटेट यूपीटेट टीचिंग एग्जाम की अपडेट है वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिल सके। मैं जितने भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा वो सारे के सारे क्वेश्चन जो आपके होंगे वो प्रीवियस होंगे, यानी कि सीटेट में पूछे गए प्रश्न ही होंगे। ओके ना? चलिए एक बार फिर से सभी को गुड आफ्टरनून भाई। वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए ये ट्रेन वाला प्रश्न है कि कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को जो है एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत से नागरकोइल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से 19:45 बजे चली और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2120 किलोमीटर है तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल क्या थी, ये आपको बताना है। हिंदी में अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो हिंदी में देख सकते हैं, इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में देख सकते हैं। दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ठीक है ना? चलिए भाई फटाफट सॉल्व करेंगे। पेन कॉपी लेके बैठेंगे, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें पेन की ज़रूरत आपको पड़ेगी। ओके, चलिए गुड आफ्टरनून। सभी लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे भाई। बहुत अच्छे भाई। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। आपके भले के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि इधर उधर आपको नहीं भटकना है। एक ही जगह स्थायी होकर आपको जो है तैयारी करनी है सीटेट एग्ज़ाम की। तो यहाँ पे देखना 29 नवंबर को जो है ये ट्रेन चली है 19:45 पे, ठीक है, 19:45 पे। और यहाँ पे पहुँची कब है? 1 दिसंबर 2019 11:45 पे। तो ये 19:45 से और 11:45, ये 1 दिसंबर 11:45 तक का हमें समय पता करना है कि कितने घंटे टोटल ट्रेन चली है, ठीक है ना? तो यहाँ पे देखना 29/2019 को 19:45 पे ट्रेन चली है और ये 1 दिसंबर 11:45 को पहुंची है। तो इसमें जो टोटल समय लगा है वो लगा है 40 घंटा। इतना तो आप पता कर ही सकते हैं, ठीक है ना? अब यहाँ पे दूरी पहले ही दे दी गई है 2120 किलोमीटर। तो यहाँ पे दूरी टोटल है 2120 किलोमीटर और टोटल जो ट्रेन चली है कितनी चली है? 40 घंटे। इसको इससे डिवाइड करना है, यहाँ पे आ जाएगा आपका 53 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे ऑप्शन आपका जो है तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके के प्रश्न आए तो सबसे पहले अगर वहाँ पे औसत चाल पूछे तो आपको जो है समय निकालना है कि कितनी जो है समय ट्रेन चली है, कुल समय निकाल लेना है और कुल दूरी से को डिवाइड कर देना है समय से, तो आंसर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय व्याप्ति प्राप्त वेट लिफ्टर है? इसमें सुनीता विलियम्स, बछेंद्री पाल, सूर्यमणि या कर्णम मल्लेश्वरी? सभी लोग जवाब देंगे। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय व्याप्ति प्राप्त वेट लिफ्टर है? इसमें तो वो है कर्णम मल्लेश्वरी। ऑप्शन यहाँ पे आपका चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है? इसमें बताइए सब लोग। नीचे दिया गया कौन सा समूह एक जड़ों का है? इसमें चुकंदर, आलू, अदरक, गाजर, हल्दी, अदरक, शकरकंदी, मूली, हल्दी या गाजर, चुकंदर, मूली? 63 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो इसमें देखना ये एक समूह दिख रहा है चौथा में कि गाजर, चुकंदर, मूली, ये जो आपका समूह है ये जड़ों का समूह है। ऑप्शन यहाँ पे आपका चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को रट लेना आप लोग, ठीक है। अब जैसे कंटेंट वाले क्वेश्चन होंगे तो रटना ही पड़ेगा। ये क्वेश्चन इस बार भी आपको देखने को मिलेंगे 7 जुलाई के एग्जाम में भी, क्योंकि सीटेट में क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। अगला प्रश्न देखिए, रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है कहाँ? अबू धाबी में, ऑस्ट्रेलिया में, राजस्थान के रेगिस्तानों में या संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में? बताएंगे भाई सब लोग। रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है कहाँ? बहुत अच्छे, सभी को गुड आफ्टरनून डियर, सभी को गुड आफ्टरनून। कुछ भी डाउट्स हैं टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं।
होप करता हूँ आप सभी लोग फॉर्म अच्छे तरीके से फिल कर लिए होंगे। बाकी करेक्शन आपके फॉर्म में जो है 8 से 12 अप्रैल के बीच में होगा। तो अगर आपके फॉर्म में कुछ भी त्रुटि है तो आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं 8 अप्रैल से 12 अप्रैल के बीच में। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन है रेगिस्तान ओक जो एक पेड़ है ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीपेथिंस, ये भी एक पौधा है जैसे रेगिस्तानी ओक था। ये एक पौधा है नीपेथिंस जो शिकार करता है। इसके विषय में जो है कथन दिए गए हैं। तो कौन कौन सा जो है कथन नीपेथिंस पौधे के बारे में है ये आपको बताना है। बताइए कौन कौन सा कथन सही होगा ये आपको बताना है। 65 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बहुत अच्छे, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे। सभी लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक भी सकते हैं और प्लेलिस्ट एक बार ज़रूर से ज़रूर आप लोग चेक कर लेंगे। चलिए सभी कथनों को पढ़ेंगे आप लोग। नीपेथिंस एक जो पौधा है इसके बारे में कौन कौन से कथन सही होंगे ये आपको बताने हैं भाई। तो देखना यहाँ पे ये पहला क्या है कि यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका हुआ होता है। तो ये भी सही है। ए व बी इसमें केवल सही है। यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को जो है फंसाकर उनको जो है शिकार कर सकता है और यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है जो इसमें फंस जाते हैं, बाहर नहीं निकलता। तो केवल इसमें ए व बी सही है। ऑप्शन ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र या गुजरात। बताइए किस राज्य में है। बिल्कुल सरल प्रश्न है, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे। सभी को पता है ये गुजरात में है। ऑप्शन यहाँ पे आपका चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही रिपीट किया गया है क्वेश्चन। उच्च ज्वर यानी कि तेज बुखार के साथ कंपकपी जिसका उपचार सिकोना या सिनकोना भी बोल सकते हैं पेड़ की छाल से किया जा सकता है। बताइए वो कौन सा बुखार है। मियादी बुखार है या मलेरिया है या चिकनगुनिया है या डेंगू। तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिकोना पेड़ की जो है छाल से किया जा सकता है। मियादी बुखार में कपकपी नहीं आती है, चिकनगुनिया पे भी नहीं आती है, डेंगू भी नहीं आती है। देखिए जब मलेरिया बुखार होता है उसमें कपकपी आती है और इसका जो इलाज होता है सिनकोना पेड़ की छाल से भी किया जाता है। ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिनकोना पेड़ की छाल से इसकी जो है दवा बनाई जाती है। ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हैं। दिशा आपके एग्जाम में दिशा से और मैप से ट्रेन वाले एक एक क्वेश्चन फिक्स हैं। जिस टाइप के क्वेश्चन हैं अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, इससे बाहर एग्जाम में आपके नहीं जाएगा। किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं और एक्स के ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर है। फिर वह बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में 450 मीटर की दूरी पर है। फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 120 मीटर की दूरी पर है और अंत में वाई पर अपने अस्पताल पहुंचते हैं जो सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर है। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या है ये आपको बताना है। बताएंगे भाई सब लोग। 68 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बहुत अच्छे। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। तो इसका देखिए जो आपका आंसर सही होगा उत्तर पश्चिम हो जाएगा। ठीक है ना। बिल्कुल सरल प्रश्न है, एक बार प्रैक्टिस खुद से करना। ये क्वेश्चन अभी मैं पोस्ट भी किया था। चेराव नाच कहाँ के लोग करते हैं। चेराव नाच इंग्लिश में भी देख सकते हैं। चेराव इज द डांस फॉर्म ऑफ द पीपल ऑफ झारखंड, मिजोरम, मणिपुर या मेघालय। तो चेराव नाच कहाँ के लोग करते हैं बताएंगे सब लोग।
ये करते हैं मिज़ोरम के लोग। ऑप्शन यहाँ पे आपका चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मिज़ोरम के लोग जो है फसल पकने पर गांव में त्यौहार मनाते हैं और सब साथ में खाना खाते हैं और नाच करते हैं, जिस नाच का नाम है चेराओ। अगला प्रश्न देखिए, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। एक प्रश्न आपको ऐसे देखने को मिलेगा, तो मैप के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा राज्य किसके बगल में है, किस राज्य का पड़ोसी राज्य है, ये आपको पता होना चाहिए। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? 70 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे, फटाफट आंसर करेंगे भाई सब लोग। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तमिलनाडु के जो निकटवर्ती राज्य हैं वो आपके हैं आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। ऑप्शन यहाँ पे आपका चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एनसीएफ से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएंगे। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? क्या नहीं होना चाहिए बताइए सब लोग, 71 का जवाब दीजिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? बताएंगे सब लोग। सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो सब लोग, और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। बहुत अच्छे, और हर क्वेश्चन का जवाब आप लोग ज़रूर दिया करें, क्योंकि जो गलती करेंगे आप लोग, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, तो जो गलतियां करके आप जो सीखेंगे वो लाइफ टाइम के लिए आपके माइंड में शेव हो जाएंगी। बताएंगे सब लोग, एनसीएफ 2005 वाला का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देखना, ये वाला नहीं होना चाहिए कि पर्यावरणीय समझ के द्वारा जो है बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना, ये नहीं होना चाहिए एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर, ठीक है, ईबीएस पेडागोजी का। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं में 3 से लेकर 5 तक के लिए जो है विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। किसको संकलित करता है बताइए सब लोग। पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। फटाफट आंसर करेंगे भाई सब लोग। सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। वीडियो की लाइक की संख्या अभी भी बहुत है कम है, तो फटाफट वीडियो को लाइक करो आप लोग, जितने भी लोग क्लास को देख रहे हो लाइक कर दो सब लोग। तो यहाँ पे देखना, ये वाला आपका सही हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं में 3 से 5 के लिए जो है एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को संकलित करता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है क्या? बताइए, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है क्या? देखिए, 15 क्वेश्चन आपके जो है कंटेंट वाले पूछे जाएंगे, 15 क्वेश्चन आपके जो है पर्यावरण शिक्षण अधिगम के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि पेडागॉगी के जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बताइए, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? फटाफट आंसर देंगे सब लोग। फटाफट 73 का आंसर देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे दूसरा आपका सही होगा कि 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है कि पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है, या पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है, या पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, या पर्यावरण अध्ययन जो है शिक्षक केंद्रित है। 74 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे।
तो बाल केंद्रित आपको ऑप्शन में दिखता है तो वही आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, यह इंगित करता है कि पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। ओके, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के जो है सुझावित प्रकरणों का जो है उप प्रकरण है? परिवार और मित्र, भोजन, जानवर या हम चीजें कैसे बनाते हैं। बताएंगे सब लोग, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का जो है उपकरण है? तो वो आपका है जानवर। ऑप्शन यहाँ पे आपका तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा के लिए वांछनीय गतिविधि है? बताएंगे सब लोग, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा के लिए वांछनीय गतिविधि है? तो वो है विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, यही है शिक्षा के लिए वांछनीय गतिविधि। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? 77 का ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर? निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? तो इसमें बच्चों का सक्रिय भाग होना और बच्चों के समुदाय के सदस्य पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें यहाँ पे हाँ यही होगा, ABC आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। देखिए सक्रिय आपका जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो सक्रिय दिखे तो आपको टिक कर देना है। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है, बताइए। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा सकता है, वृत्तांत या कहानियाँ या शिक्षा के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या या शिक्षा के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। 78 का जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई सब लोग, फटाफट आंसर देंगे सभी लोग। आंसर सोचने का अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक भी सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका देखिए जो आपका सही होगा वृत्तांत और कहानियाँ, यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा जो है बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य क्या होता है, ये आपको बताना है। क्या उद्देश्य होता है बताइए? बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, या बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, या बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। बताइए कौन कौन सा सही हो जाएगा? पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा के द्वारा जो है बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका जो है चित्र बनाने के लिए प्रेरित करने का जो उद्देश्य होता है क्या होता है? तो वो उद्देश्य होता है बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, ये भी होता है, और बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, ये भी होता है, और बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना, ये भी होता है। तो यानी कि ऑप्शन ये आपका चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 10 क्वेश्चन और बचे हैं आपके, कि पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि कारण क्या है ये आपको बताना है। बताइए सब लोग, फटाफट आंसर देंगे सब लोग। पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि बताइए सब लोग, 80 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे ये वाला सही हो जाएगा, ये वाला, यानी कि समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है और समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतर्क्रिया को जो है बेहतर करता है। तो यहाँ पे बी और सी आपका सही हो जाएगा, तीसरा वाला। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जो है क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है। देखिए 15 क्वेश्चन जो आपके कंटेंट वाले पूछे जाते हैं और 15 क्वेश्चन आपके जो पेडागॉगी वाले पूछे जाते हैं। तो पेडागॉगी में स्कोर कैसे करना है, कैसे क्वेश्चन आपके सही होंगे, तो कंटेंट आपका जो है सही होना चाहिए। कंटेंट अगर आपका सही से मजबूत है तो आप पेडागॉगी वाला भी कर लेंगे। हर सब्जेक्ट की बात करेंगे, चाहे वो मैथ हो आपका, चाहे हिंदी हो, चाहे लैंग्वेज हो आपका, चाहे पेपर 2 में SST हो, ठीक है, चाहे आपका मैथमेटिक्स हो,
अगर आपका कंटेंट सही है तो आपका पेडागॉजी सही हो जाएगा, ठीक है ना। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य, या समाचार पत्र, या कक्षा? बताइए, पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली तरीका कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, फटाफट आंसर देंगे भाई सब लोग। पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली तरीका जो आपका है वो है परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य और समाचार पत्र। तो यहाँ पे ABC आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? वैश्विक से स्थानीय, अमूर्त से मूर्त, अज्ञात से ज्ञात, या ज्ञात से अज्ञात? निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? फटाफट आंसर दीजिए भाई सब लोग। तो यहाँ पे ज्ञात से अज्ञात हो जाएगा, ओके ना। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? पोर्टफोलियो, क्रम निर्धारण मापनी, वर्णन अभिलेख, या वार्षिक उपलब्धि परीक्षण? निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? फटाफट आंसर दीजिए भाई सब लोग। और क्लास ख़त्म होने को है और अभी भी वीडियो को जो लाइक की संख्या है वो बहुत ही कम है। तो इसमें देखिए, सीखने का रचनात्मक आकलन का जो साधन नहीं है वो है वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, बाकी सब है आपके। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? बताइए सभी लोग, निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? Which of the following should be avoided while assessing children in EVS? 84 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए कि बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना, ये दूर करना चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती हैं जिसमें वह कक्षा के बच्चों से जो है फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती हैं और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती हैं। बच्चों को इस क्रियाकलाप के अर्थपूर्ण सीखने को जो है मिल सकता है यदि शिक्षक बच्चों को क्रियाकलाप का जो है अवलोकन करने को प्रेरित करती है, या जो है बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करती है, या बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती हैं, या बच्चों को क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर से जो है करने को प्रेरित करती हैं। राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। 85 को जवाब दीजिए। फटाफट आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे तीसरा वाला सही हो जाएगा कि बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। यहाँ पे देखिए, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख और मछली। तो इस सूची में से कौन सा दूसरों से भिन्न है? बताइए, कौन दूसरों से भिन्न है? बताइए। 86 का जवाब दीजिए सब लोग। सभी को पता है कौवा इसमें जो है भिन्न है, क्योंकि कौवा आकाश में उड़ता है, बाकी मछली, घड़ियाल, कछुआ ये सब क्या है? जलीय जीव है, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे कॉलम 1 है और कॉलम जो है आपका 2 है। तो कॉलम 1 में क्या है? सिटी और स्टेट है, और यहाँ पे अत्यधिक पसंद का भोजन है, यानी कि मोस्ट लाइक फूड। तो इसमें आपको मिलान करना है। यहाँ पे फटाफट मिलान करें आप लोग। 71 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, हांगकांग में क्या होता है? पकाया हुआ सांप खाते हैं। क्या खाते हैं? पकाया हुआ सांप खाते हैं। मैं मिलान किए दे रहा हूँ, इसको लिख लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार सीटेट में पूछा जाता है लगभग, तो ये याद होना जाना चाहिए। और बाकी मैं टॉपिक वाइज की भी क्लास ले लूँगा, जितने भी ईवीएस में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं।
हालांकि छोटा सा ही सिलेबस है सीटेट का, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, लिमिटेड है और जितना पढ़ लेंगे उससे 100% आना ही आना है सीटेट में। यूपी टेट में क्या होता है, कंटेंट पूछता है, कंटेंट में कहीं से भी उठा के पूछ लेता है। तो हांगकांग में क्या होता है, पकाया हुआ सांप खाते हैं। और केरल में क्या करते हैं कि किसी भी करी के साथ उबला टैपियोका करते हैं, ठीक है ना, 1 चला जाएगा। कश्मीर में क्या करते हैं, सरसों के तेल में बनी मछली, क्या हो जाएगा, सरसों के तेल में बनी मछली का उपयोग करते हैं। गोवा में क्या करते हैं, नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो 87 का ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा डियर, ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा इसमें ए का 5 और बी का 1 हो जाएगा और सी का यहाँ पे सेकंड होगा, डी का थर्ड होगा। तो यहाँ पे ये वाला दूसरा वाला सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी मैं मिलान कर दिया हूँ तो आपको मिलान कर लेना चाहिए था। चलिए, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति जो है झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है, कौन सी वो पक्षी है, उल्लू, कौवा, बसंत गौरी, मैना। उल्लू तो अपनी गर्दन पूरी घुमा देता है, बट कौन सी ऐसी प्रजाति है, कौन सी अच्छी जो है पक्षियों की प्रजाति है जो अपनी गर्दन झटके से घुमाती है, तो वो है मैना। ऑप्शन यहाँ पे आपका चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। घरों के नीचे दिए गए विवरण पर जो है विचार कीजिए आप लोग। जैसे यहाँ पे क्या है कि राजस्थान के गाँव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं में रहते हैं। मनाली में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। लेह में पत्थरों के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं। नीचे की मंजिल पर ज़रूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। तो इसमें कौन कौन सा सही है घर के बारे में ये आपको बताना है। 89 का जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई सब लोग। तो देखिए, इसमें ये वाला सही है, ये वाला सही है, तो ए व सी। मनाली में बांसों के खंभों पर घर नहीं बनाए जाते हैं, असम में बनाए जाते हैं। तो ए और सी वाला सही है आपका, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छे। लास्ट क्वेश्चन है, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए कि हाथी बहुत जो है कम आराम करते हैं, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 केजी से अधिक पत्तियां और जो है झाड़ियाँ खा लेता है। इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत जो है भाता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हाथनी भी सभी फैसले लेती है। तो इसमें कौन कौन सा सही है हाथियों के विषय में। कंसाइडर ऑफ फ्लाविंग स्टेटमेंट्स अबाउट एलिफेंट्स। 90 का जवाब दीजिए सब लोग, फटाफट आंसर दीजिए सब लोग। ये सही है, ये सही है, ये सही है, ठीक है। ये आपका नहीं सही है, ओके ना। चलिए, क्योंकि 200 किलोग्राम नहीं 100 किलोग्राम से अधिक पत्तियां खा लेता है, ठीक है ना। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जो है ईवीएस की क्लास। कैसी रही क्लास, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। डियर, ऐसी ही क्लासेस देखने के लिए हमारे एजुकेशन विद साहिल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी क्लासेस हैं, जो भी फॉर्म से रिलेटेड अपडेट आएँ, वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। और आपके फॉर्म में करेक्शन जी मैं बता दूँ फिर से एक बार, 8 तारीख से 12 अप्रैल के बीच में होगी और एक डिटेल में जो है वीडियो आएगी, स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊँगा कि कैसे फॉर्म में करेक्शन किया जाता है, सारी चीज़ मैं आपको बताऊँगा। तो आज की ये क्लास कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन विद साहिल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 30 में से कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए, अपना स्कोर ज़रूर बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। मिलते हैं अगली क्लास पे। बाय बाय, टेक केयर।